नमस्कार, द एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील शर्मा। आज हम जिस राजनीतिक शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। वो मध्य प्रदेश के एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से हैं, उच्च शिक्षित हैं और भाजपा की आइडियोलॉजी के लिए काम करने वाले चुनिंदा नेताओं में से हैं। विभिन्न पदों पर भी रहे हैं, पर उनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा वैसी नहीं है जैसी उनकी पीढ़ी के अन्य नेताओं में देखने को मिलती है। तो चलिए हम मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट शैलेंद्र शर्मा जी से। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, पहला सवाल यही है कि आप भोपाल के एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से आते हैं, उसके बावजूद आप में राजनीति की वैसी दावपेच आप नहीं करते हैं, ना आप में राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मैं ये जानना चाहता हूं, हमारे दर्शक ये जानते हैं, आप आखिर जब राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रखते हैं तो राजनीति में आपका पदार्पण हुआ क्यों, और कैसे आप इस राजनीति की इस बड़ी प्रतिस्पर्धा में आ गए? सुशील जी, जीवन में कोई भी कार्य आप करते बिना महत्वाकांक्षा के तो मुझे नहीं लगता कि संभव है। तो ये कहना कि महत्वाकांक्षा नहीं है राजनीतिक, मैं इसमें थोड़ा सा इसको अलग तरीके से देखता हूँ। मैंने ये शब्द इसलिए उपयोग किया कि महत्वाकांक्षा के लिए राजनीतिक व्यक्ति दाव पेच चलता है। मैंने उस मैंने जो है पत्रकारिता की, मैंने आपको राजनीतिक दाव पेच चलते हुए कभी नहीं देखा। देखिए, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। महत्वाकांक्षा और अति महत्वाकांक्षा, इन दो चीजों के अंतर को समझना पड़ेगा। ये राजनीति हो, व्यापार हो या समाज सेवा का कोई अन्य कार्य हो, कोई भी काम हो, महत्वाकांक्षा के बिना तो जीवन ही नहीं है। जीवन में अगर आप कुछ पाने की, कुछ भी जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने में कोई अपना लक्ष्य तय नहीं करेंगे, उस लक्ष्य को पूर्ति करने का समय तय नहीं करेंगे, उसका मार्ग तय नहीं करेंगे, उसके लिए अपनी योजना नहीं बनाएंगे, तो फिर आगे बढ़ नहीं सकते। और ये जो मैंने कहा, ये योजना बनाना ही महत्वाकांक्षा है, इसमें कोई बात नहीं। हाँ, राजनीतिक परिवार से आकर के बहुत ज़्यादा जो आपने दांव पेच की बात कही, देखिए मैं आपको बताऊं, राजनीति मेरे लिए कोई अचानक से मिली हुई, अचानक से प्रारंभ की गई चीज़ हो, ऐसा नहीं है। आप जितना जानते हैं, आप परिवार से भी परिचित हैं पूर्ण रूप से। राजनीति करना मेरे लिए ठीक वैसा ही था जैसे हम सांस ले रहे हैं। मतलब जब अपन सांस लेते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आप सांस ले रहे हैं, आपकी सांस आ रही है, जा रही है। जब तक आप ध्यान ना दें उस पर, तब तक आपको पता नहीं होता। तो चूंकि पिताजी बहुत वरिष्ठ नेता जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के रहे, तो मेरा तो जन्म जिस वर्ष में हुआ उसके अगले ही 8 महीने के अंदर पिताजी ने पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा था। 1967 में, मेरा 66 मार्च का जन्म है। उन्होंने 67 में चुनाव लड़ा, वो जीते और 67 में विधायक हुए। गोविंद नारायण सिंह जी की सरकार में, संघ सरकार में मंत्री हुए, पहले ही चुनाव जीतकर। तब से लगातार वो 31 वर्षों तक विधायक रहे, फिर सांसद रहे, आप जानते हैं। तो मेरा तो जन्म जब हुआ तो मेरी पहली सांस के साथ राजनीति। तो उसके बावजूद आपने राजनीति का ककहरा वैसा नहीं सीखा जैसा, अगर मैं बात करूं आपके पिताजी की पीढ़ी के सुंदरलाल पटवा जी, कैलाश जोशी जी, बाबूलाल गौर, कैलाश नाथ सारंग जी, उनके भी जो राजनीतिक, उनकी जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी एक मुकाम हासिल कर चुकी है। मैं वही बात कह रहा हूँ। मैं अपनी दृष्टि से मैं देखूं अपने आप का, मैं किसी और से अपनी तुलना कभी नहीं करता, करनी भी नहीं चाहिए। एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना बेमानी है। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं तो मानता हूं कि मैंने जो ठीक समझा, जिस राह पर मैंने राजनीति करी, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जिस युवा मोर्चे से प्रारंभ होकर के हम जो करते रहे, तो मेरे को तो हमेशा संतोष रहा है कि मुझे जो पार्टी ने दिया काम, तो जो दिया उस काम को मैंने अपना 100% दे करके किया। अब मैंने अपने कार्य 100% दे के किए, इसमें मैं अपने आप को संतुष्ट पाता हूँ। उसके बाद पार्टी को जो ठीक लगा, पार्टी ने उस हिसाब से मुझे कभी पद दिया, कभी कोई दायित्व दिया, कोई जिम्मेदारी दी। समय समय पर पार्टी दायित्व देती रही है। काम पार्टी जो उचित समझती है वो काम हमको देती है। हमारा संतोष, मेरा, हाँ, मैं अपना व्यक्तिगत तौर पे ये कह सकता हूँ, जो आपने बात कही, कि मैं अपने जीवन में कोई भी काम हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र का काम हो या राजनीतिक क्षेत्र से अलग जो अपने व्यक्तिगत व्यापारिक या सामाजिक संबंधों के कार्यों के क्षेत्र हैं, इन सब कार्यों में मेरे को एक संतुष्टि तभी होती है कि जो दायित्व मेरे पास है, मुझे जो दिया गया, जो काम मुझे करना है, उसमें मैंने अपना 100% दिया कि नहीं दिया। मैं अपना 100% देने की हमेशा कोशिश करता हूँ और मुझे लगता है कि 90% मैं इसमें सफल रहा हूँ, इसलिए अपने जीवन से संतुष्ट रहता हूँ।
आपने एक बात अभी आप इसी चर्चा में कही कि लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है, तो वो क्या आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं या अभी और भी मुकाम बाकी हैं जो पाने के भी तमन्ना है? कोई एक लक्ष्य नहीं होता भाई, एक काम है। हमने पार्टी में युवा मोर्चे में जब काम करते थे उस समय में, तब लगता था कि लक्ष्य क्या है, इतना काम करें कि पार्टी जो है वो जनता के बीच में, युवाओं के बीच में इतनी अच्छे से पॉपुलर हो कि हमको कहीं अपनी पहचान नहीं बतानी पड़े। वो लक्ष्य प्राप्त किया हम लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में जब बनी, आपको सारा इतिहास उसका मालूम है। उस समय एक चुनाव प्रबंधन में पहली बार मुझे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन के काम में जुड़ने का मौका मिला था। स्वर्गीय अनिल माधव दवे जी के नेतृत्व में माननीय उमा भारती जी उस समय पर हमारी नेता के रूप में यहाँ पर चुनाव का नेतृत्व कर रही थी। मुझे अवसर मिला, उसमें पहली बार मुझे भी पता चला कि मैं प्रबंधन के काम को ठीक से कर सकता हूँ। उसके पहले मुझे भी नहीं मालूम था, क्योंकि अवसर जब मिलते हैं तब आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पता लगती हैं। वो अवसर का हमने अच्छे से लाभ उठाया और ठीक से परफॉर्म किया, तो वो एक लक्ष्य कह सकते हैं कि हाँ, वो अपने आप को चुनाव प्रबंधन और पार्टी के किसी भी एक बड़े इवेंट्स के साथ में, बड़ी कार्य योजनाओं के साथ में एक टीम के रूप में काम करने का एक हमने अपने आप को सिद्ध करके दिखाया। तो वो एक इस लक्ष्य, सिर्फ आप जो इशारा करना चाह रहे हैं मैं उसको बहुत स्पष्ट समझ रहा हूँ। चुनाव की राजनीति, चुनाव लड़ना, ये लक्ष्य व्यक्ति निर्धारित नहीं कर सकता, मेरा ऐसा मानना है। मैं भले ही कर लूँ भाई, मेरा लक्ष्य है कि मैं चुनाव लड़ूंगा विधानसभा का, मैं चुनाव लड़ूंगा लोकसभा का या नगर निगम का चुनाव, मैं अपना लक्ष्य भले ही तय कर लूँ, लेकिन इस बारे में निर्णय मुझे तो लेना नहीं है। निर्णय लेने वाले लोग, पार्टी का नेतृत्व होगा। तो मैंने जो कहा ना कि अपना काम 100% करते जा रहे हैं, उसमें किसी दिन पार्टी के नेतृत्व को उस समय की परिस्थितियों से अगर ये लगेगा कि भाई इनको निर्वाचन में जाना चाहिए, उस दिन पार्टी कहेगी, उस दिन निर्वाचन में जाएंगे, लेकिन वही लक्ष्य है ऐसा नहीं। और मैं बाकी लोगों के बारे में भी कह रहा हूँ, जितने लोग आज विधायक, सांसद, मंत्री या किन्हीं पदों पर हैं, उन्होंने किसी ने लक्ष्य निर्धारित कर किया, मुझे ऐसा लगता नहीं। तो पार्टी का पार्टी ही लक्ष्य निर्धारित करती है और उस पर आपको चलना पड़ता है, हाँ, उस पर सफल होना पड़ता है। ये आपने बिल्कुल सही बात की। लेकिन आपने चुनाव प्रबंधन वाली बात की। 2003 भाजपा के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। न केवल भाजपा ने सरकार बनाई थी, बल्कि एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। और उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द, या एक आप ये मान के चलिए कि एक रणनीति का केंद्र बन के उभरा था जावली, जिसके प्रणेता स्वर्गीय अनिल माधव दवे जी थे, और आप उस कोर टीम के भी सदस्य रहे। थोड़ा सा, चूंकि हालांकि समय बहुत हो जाए पर चर्चा भी बहुत हो जाए, जावली का कोई ऐसा किस्सा जो आपको आज याद आ रहा हो? जावली, देखिए जावली एक वैसे तो रूप में तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक छोटा गांव है। आप ऐतिहासिक परिवेश में देखें तो वो एक रियासत हुआ करती थी। चंद्रेश्वर मौर्य शायद मेरे ख्याल से उस समय उसके राजा थे। बीजापुर के सुल्तान के साथ मिलकर के वो शिवाजी महाराज को हराना चाहते थे और उनको पकड़ना चाहते थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी योजना से, अपनी गुरिल्ला नीति से, अपनी सेना के माध्यम से उस पर कब्जा किया, जावली पर मौर्य को हराया, और सुल्तान आदिल शाह के साथ भी बीजापुर उन्होंने उस पर कब्जा किया, रायगढ़, और वहाँ से किला, प्रतापगढ़ का बड़ा किला बना। तो जावली शिवाजी महाराज के एक रणनीतिक कौशल और युद्ध नीति, इसके लिए एक छोटा सा जंगल से, पहाड़ों से घिरा हुआ गांव है, उसको उन्होंने मूल केंद्र बनाया था अपना। फिर आगे जाकर के वहीं से उनकी सैन्य गतिविधियों का केंद्र था, एक तरह से मिलिट्री हेडक्वार्टर कह सकते हैं, इस तरह से था। तो चूंकि 2003 में जो चुनाव का संबंध था, आपको ध्यान में होगा, दिग्विजय सिंह जी उस समय पर दूसरी टर्म के मुख्यमंत्री थे, और पूरे प्रदेश में नहीं, देश भर में ये कहा जाने लगा था कि कुछ भी हो, कितना ही विरोध हो चाहे जनता में, लेकिन राजा तो कुछ करके चुनाव जीत लेंगे। ये एक धारणा थी मीडिया की भी और पब्लिक में भी। इलेक्शन मैनेजमेंट का शब्द उन्होंने जो, हाँ, एक बड़ा धारणा बनाई गई थी। तो इसलिए उस चुनाव को हमारे जो रणनीतिकार थे, मुख्य रणनीतिकार माननीय अनिल माधव दवे जी, उन्होंने जब इस पर सब हम लोगों ने चुनाव प्रबंधन शुरू किया, तो उसका एक कार्यालय बनाने की बात आती, चुनाव प्रबंधन का कार्यालय। उनका उस समय ये मानना था कि ये सब काम हमको बहुत ही इस तरीके से करना पड़ेगा कि इसमें हम क्या रणनीति बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, ये जब तक हम ना चाहें किसी को पता लगे, तब तक किसी को पता नहीं लगना चाहिए हम क्या करते हैं, कहाँ हैं, कैसा ऑफिस है, किस तरीके। तो इसलिए प्रदेश कार्यालय से बाहर निकल कर के एक छोटे स्थान पर हमने अपना 2 कमरों का एक कार्यालय ऐसा, जहाँ पर के बैठ कर के रणनीतिक चर्चाएं होती थी और उसमें निर्णय होते थे। तो उसको अनिल जी ने, चूंकि वो ऐतिहासिक परिवेश
से हमेशा हर चीज़ को जोड़ते थे काम को। उन्होंने एक किताब भी बहुत प्रसिद्ध शिवाजी महाराज पर लिखी है। शिवाजी उनके जीवन के कामों में, चरित्र में, व्यक्तित्व में शिवाजी महाराज का बहुत समय हमेशा उल्लेख करते रहते थे। तो उन्होंने ही बोलचाल की भाषा में, हमने उसका कोई बोर्ड नहीं लगाया था या उसका कहीं कोई नामकरण नहीं किया गया था। बोलचाल में ऐसे ही कहा कि कोई पूछेगा, कहेंगे कहाँ है, देखिए फोन पर बात कर रहे हैं कहाँ है, अंदर तो जावली जा रहे हैं। उस जगह को हम लोग जावली आपस की बातचीत में कहने लगे। बाद में कालांतर में वो धीरे धीरे होकर के एक बड़ा ऐसा नाम हो गया, बहुत नाम हुआ था। लेकिन मैं उस अंदर खाने, उस जावली के सेंटर के कुछ ऐसा कोई किस्सा जो आपको याद आ रहा हो, जो आज तक बाहर ना आया हो, क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने कहा ना, उसका मूल, सुशील जी, उस जगह का जावली नाम रखने का और उसको कार्यालय से बाहर निकाल करके कोई स्थान बनाने का मूल कारण था अपनी रणनीति को गुप्त रखना और निजी रखना। मैं नहीं समझता कि किसी भी युद्ध की रणनीति कभी भी, आज तो समय नहीं है कि मैं उसमें से किसी उन बातों का उल्लेख करूं, क्योंकि अन्यथा बाकी तो सब सामान्य चीज़ें हैं। घटनाएं तो बहुत सारी चुनाव से संबंधित होती रहती हैं, लेकिन हाँ, वो एक ऐसा स्थान था। मैं याद कर सकता हूं कि उस समय पर एक वाकया बता सकता हूं कि उस समय मोबाइल नया नया प्रारंभ हुआ था, मोबाइल का उपयोग, और मोबाइल रिलेटेड मार्केटिंग ये सब तो कुछ था ही नहीं। स्मार्टफोन्स तो बहुत कम थे ही नहीं, स्मार्टफोन एक तरह से कम थे। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर अनिल जी ने कहा कि इस चुनाव में अपन उपयोग डिजिटल का और इसका कैसे कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, फ़ोन का उपयोग मोबाइल का कैसे किया जा सकता है, इस पर ज़रा विचार करो। चूँकि मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो उन्होंने मुझे ये काम दिया। मैंने कुछ अपने मित्रों के साथ में मार्केटिंग जो करते थे कंपनीज़ के लिए, कारपोरेट के लिए, उनसे बातचीत करी। तो उस समय पर सबसे पॉपुलर जो मार्केटिंग थी वो SMS मार्केटिंग थी, आपको ध्यान में। मैंने उनको एक प्रपोजल बताया कि SMS तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए उस समय पर पहला प्रयोग, वो एक पहला प्रयोग था। तो उन्होंने कहा यार, लेकिन इसको तो अपने को बाहर करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ यार, ये तो करना तो पड़ेगा, किसी एजेंसी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बोले नहीं, अपन बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि इसको वही है कि लीक नहीं करना है, कैसे करना है, क्या मैसेजिंग। मैंने कहा ठीक। तो मुझे चैलेंज दिया गया था, और वो चैलेंज मैं आज कह सकता हूँ कि जो मैंने कहा ना कि 100% देने की आदत है, मैंने सारी कुछ चीज़ करके उस समय क्या कंप्यूटर लग सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, क्या किस प्रकार के सॉफ्टवेयर लगेंगे, कैसे राउटर लगेंगे, क्या चीज़, वो सब उस समय पर उपलब्ध करके, और उसी 2 कमरों के कार्यालय में एक कमरे के कोने में सारा रैक्स बना करके और सब कुछ लगा, वहीं किया। वहीं से सिस्टम हम SMS बूस्ट करते थे, सब कुछ हमने अंदर ही किया। लोगों को बाहर, पार्टी के बहुत से लोगों को पता भी नहीं था कि ये काम कहाँ से हो रहा है। शायद दिग्विजय सिंह इसी कारण जो है आपकी इस जावली से मात भी खा गए, क्योंकि दिग्विजय सिंह हालांकि बहुत बड़े रणनीतिकार वो भी हैं। मैं इसके बाद आगे बात करूँ, आप फिर उसके बाद आप मुख्यमंत्री के सलाहकार भी बने, तत्कालीन मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में आपको क्या चुनौतियां रहती थी उस समय? 2003 में जब सरकार बनी, सरकार बनने के तुरंत बाद माननीय उमा भारती जी 3 बहुत प्रमुख बातें थी जिनको कि उन्होंने अपने सरकार के प्रायोरिटी पर लिया था। आपको ध्यान होगा, एक मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर जिसमें सड़क और बिजली का मामला था। दूसरा, उस समय उज्जैन में सिंहस्थ होना था, बड़ा आयोजन था, उसकी तैयारियां, क्योंकि बहुत तैयारियां हुई नहीं थी, सरकार बदल गई थी। तीसरा, उनने जो एक महत्वपूर्ण काम में था, जो हम लोगों ने अपने उस समय के संकल्प पत्र में व्यक्त भी किया था, युवाओं के लिए कोई ऐसा प्लान, युवाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत कुछ बनाना, कुछ इस तरीके की चीज़ें जो रोजगार और शिक्षा से संबंध में युवाओं के लिए कोई ऐसा काम दिखे कि हाँ, ये सरकार ने कुछ आमूलचूल परिवर्तन के साथ किया। तो बाकी 2 काम तो अन्य लोग देख रहे थे, मुझे जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में उन्होंने ये दी थी। तो हमने कुछ आयोजन किए, कुछ लोगों से, देश भर के ऐसे प्रमुख विद्वान लोगों को बुलाया, उनसे चर्चाएं की। और आपको ध्यान होगा तो उस समय पहली बार मध्य प्रदेश में एक रोजगार से संबंधित एक वाइट पेपर हम लोगों ने प्रस्तुत किया था, और वो प्रस्तुत करके माननीय उमा भारती जी के नेतृत्व में ही पहली बार मध्य प्रदेश में एक रोजगार निर्माण बोर्ड नाम से संस्था का गठन किया गया था, जिसमें हम लोगों ने 6-8 महीने तक हर संभागों में जाकर के उसका, हर संभाग का लोकल, जो आज बहुत प्रसिद्ध पूरे देश में एक वाक्य है, हर एक जिले का एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि 2000, अगर आप डॉक्यूमेंट सरकार के देखेंगे तो 2004
2005 में जब हमने पहली रिपोर्ट सबमिट की थी रोजगार निर्माण बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते मैंने और हमारे साथ अधिकारियों ने, उस समय माननीय मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर साहब थे, उनको जो अपने फाइंडिंग्स सबमिट की थी पहली, उसमें हमने ये इस बात का जिक्र किया था कि मध्य प्रदेश के हर एक ज़िले में स्थानीय संसाधनों पर आधारित एक प्रोडक्ट को हमको चुनकर उसके आसपास उसके प्रोडक्शन की उसकी काम करना चाहिए और उससे रिलेटेड रोजगार खड़े होंगे। ये एक उस समय थॉट, इस तरह और बहुत सारे थॉट थे। तो ये एक भूमिका मेरी वहाँ रही है जो कि आज भी वो कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड के नाम से वो संस्था काम कर रही है। हाँ, 17-18 साल बाद आपने उस संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दायित्व भी संभाला और लगभग 2 साल से ज़्यादा समय आप उसमें भी रहे। तो वहाँ आपने कुछ ऐसा कोई नवाचार किया हो, या मध्य प्रदेश के अगर 3 साल पुरानी 4 साल पुरानी बात करें तो मध्य प्रदेश में उस समय स्वाभाविक रूप से देखिए रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और अगर वो कौशल विकास के माध्यम से हो जाए तो रोजगार आप सृजित कर भी सकते हैं। आप वहाँ कुछ नवाचार कर पाए क्या, या कोई कमी रह गई वहाँ पर आपको? हाँ, देखिए अभी जो 2021 में जब दोबारा मुझे अवसर मिला था, वो अवसर में एक तो समय बहुत कम था, चुनाव 2023 के चुनाव थे, फिर भी हम लोगों ने जो सरकार की नीति चली आ रही थी, विशेषकर क्योंकि बहुत परिवर्तन आया। मैं 2003 के रोजगार बोर्ड से आज उसकी कल्पना करूं तो बहुत अंतर है, क्योंकि उस समय कौशल मिशन नहीं था। अब तो फिर देश में कौशल मिशन आ गया। कौशल मिशन के बाद बहुत सारे काम उस बोर्ड के माध्यम से और अन्य दूसरी संस्थाओं के माध्यम से सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कुछ खड़ा किया। कौशल के विषय में बहुत काम मध्य प्रदेश में हुआ। कौशल विकास रोजगार बोर्ड में जब मैंने 2 वर्ष जो अभी पिछले 2 वर्षों पहले जब काम को देखा था, उस समय हमारा हमने उद्देश्य मुख्य रूप से उस पर फोकस करने की कोशिश की थी कि जहाँ पर इंडस्ट्री और में जो स्किल्स चाहिए हैं वो उनके गैप फाइंडिंग्स क्या हैं, वो स्टडी नहीं हुई थी प्रॉपर। तो वो एक हमने स्टडी कराई थी, वो स्टडी हुई। उस स्टडी की रिपोर्ट भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी। उसमें हमारे साथ अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान का हमने सहयोग लिया था, और वो सरकार के पास में है कि उस गैप स्टडी से ही ये पता चला कि कौन कौन से सेक्टर में और स्किल की कहाँ पर। नहीं तो आप जब तक स्टडी नहीं करेंगे, इम्पैक्ट स्टडी नहीं करेंगे, ट्रेसर स्टडी नहीं करेंगे तो मालूम नहीं चलता। तो ये स्टडी उसके पहले नहीं हुई थी। मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक स्टडी हमने मेरे कार्यकाल में कम से कम उससे ये फोकस आगे के लिए कि किन में गैप अभी है, कौन से ऐसे कौशल के स्किल के ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि जिनमें ज़्यादा ट्रेनिंग हो चुकी है, जिनको ट्रेनिंग की आवश्यकता अब नहीं है, जिनमें फोकस करना चाहिए। एक और उसमें मैं आपको इनपुट देना चाहता हूँ। मैंने प्रारंभ किया था काम, लेकिन उसके बाद मुझे अवसर नहीं मिला। अब आगे सरकार उसमें शायद कुछ कर रही होगी, मैं जानता हूँ, निश्चित रूप से विभाग उसमें काम कर रहा है। लेकिन वो था फ्यूचर स्किल्स के बारे में। हमने उसी रिपोर्ट के साथ ये काम भी किया था कि एक स्टडी करें कि किस प्रकार के वर्ल्ड ट्रेड में और इंडियन मार्केट में किस तरह की फ्यूचर स्किल्स की आवश्यकता होगी आने वाले 10 साल की। बिल्कुल, उसमें AI था, मशीन लर्निंग था, ये सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने की थी। और मतलब आपने उस समय ही चिन्हित कर लिया था कि फ्यूचर में भविष्य में किस तरीके के रोजगार की अवसर मिलेंगे और किस तरीके के कौशल स्किल्स की जरूरत होगी, कौन से कौशल की आवश्यकता होगी। देखिए अवसर तो इंडस्ट्री देती है, बाजार देता है, सरकार बहुत सीमित अवसर दे पाती है। नहीं, लेकिन चूंकि कौशल विकास की आपने बात की, एक बात जो निकल के आती है, खासकर हम पढ़ते भी, रिपोर्ट्स में भी पढ़ते हैं कि कौशल विकास के लिए जो प्राइवेट ITIs जो बनाए गए थे और कौशल के विकास के केंद्र बनाए गए थे, वो उतने सफल नहीं हुए, या उतना जो है कौशल विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही। इसे आप भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है उसमें कि शायद, तो वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में, देश का तो नहीं पर मध्य प्रदेश में उतना कौशल विकास से युवाओं को फ़ायदा नहीं हुआ जो रिपोर्ट्स बताती हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये वास्तव में एक बड़ी कमी है? अरे सुशील जी, यहाँ मैं थोड़ा आपसे डिफर करूँगा। आप अगर अभी रिसेंटली एक मैं मीडिया में ही किसी अखबार में मैंने इसको पढ़ा था, उस रिपोर्ट को, खासकर ITIs के बारे में। जिन IT, देखिए प्राइवेट सेक्टर का ITI उस पर नियंत्रण सरकार का भर इतना होता है कि उसकी परीक्षा करा लें या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें। उसको क्या कोर्स लेने हैं, क्या पढ़ाना है, ये उस प्राइवेट सोसाइटी जो रन कर रही है उनके ऊपर निर्भर करता है। सरकारी ITI मध्य प्रदेश के जो हैं, मैं भोपाल ITI आप देखें, जबलपुर ITI देखें, इंदौर ITI देखें, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पर कुछ ट्रेड जिनकी आवश्यकता इंडस्ट्री में ज़्यादा डिमांड है, उन ट्रेड में एडमिशन्स को लेकर के आज भी मारामारी होती है। इंजीनियरिंग जैसा हाल है वहाँ।
इंजीनियरिंग जैसा हाल है वहाँ पर जो है एडमिशन के लिए बच्चे वहाँ से निकल करके बहुत अच्छे जगहों पर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, खुद के काम भी करेंगे। कौशल का देने का आईटीआई का उद्देश्य सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की आईटीआई कितने कौशल विकास के युवक तैयार कर पाएगी, इसलिए प्राइवेट आईटीआई का कंसेप्ट आया था। वो एक बहुत मुझे लगता है कि समाज का सहयोग लेना सरकार का एक अच्छी मंशा थी इस मामले में। अब समाज में कुछ लोगों ने अगर उसको अलग तरीके से एक व्यावसायिक दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से उसका दुरुपयोग किया, तो ये उनका इशू है, इसको समझना चाहिए। समाज की जिम्मेदारी समाज के ऊपर भी है, सरकार उसमें एक मॉनिटरिंग कर सकती है, वो करती है। जहाँ गड़बड़ियाँ मिलती है उनको बंद भी किया गया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, चूँकि आईटीआई में प्रवेश लेने वाला विद्यार्थी 10वीं कक्षा के बाद जाता है, और प्राइवेट हमारे यहाँ जो सोसाइटी शिक्षा में लगी है, खासकर व्यावसायिक शिक्षा में, उन्होंने 10वीं के बच्चे पर फोकस करने की जगह ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजेस पर ज़्यादा किया। आईटीआई में बहुत क्वालिटी के प्राइवेट आईटीआई मुझे लगे, ये थोड़ा सा मध्य प्रदेश के लिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये यहाँ से मेरी उम्मीद थोड़ी और ज़्यादा थी। जैसे महाराष्ट्र में आप देखें या गुजरात में देखें, प्राइवेट सेक्टर में आईटीआई बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सरकारी आईटीआई से ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास में है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से समाज को दे रहे हैं चीज़ें। तो आईटीआई का तो जो आपने कहा, गैप को फिल करने के लिए, फिर हाई एंड के स्किल्स देने के लिए सरकार ने संत रविदास जी के नाम से स्थापित और जो ग्लोबल आईटी पार्क अभी समय पर बना है, वो अभी विकसित हो रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे बड़ी संख्या में उसमें विद्यार्थी वहाँ से कौशल सीख करके, और नए कौशल, और वहाँ तो हम रीस्किलिंग का भी उसमें सरकार ने प्रावधान रखे हैं कि जो पहले सीख चुके हैं उसमें कुछ और ऐड ऑन करना है, अपडेट करना है। तो उसके लिए इंजीनियरिंग तक किए हुए विद्यार्थी वहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, जो हाई एंड की स्किल्स, जिनको इंडस्ट्री में प्रिसीशन इंजीनियरिंग से संबंधित स्किल्स लेनी है। तो इसमें काम, लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है, स्किल के क्षेत्र में खासकर इंडस्ट्री की डिमांड, बाजार की डिमांड के हिसाब से मध्य प्रदेश में बहुत और काम करने की आवश्यकता है, बहुत गुंजाइश है, बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं फिर राजनीति पर लौट आता हूँ। सीधा सा सवाल है कि आप चुनाव की राजनीति से आप घबराते हैं या आपको अवसर नहीं मिला? क्योंकि आपकी जो राजनीतिक परिवार और उनसे जुड़े जो अन्य राजनीतिक परिवार थे, वो सारे लोग कहीं ना कहीं नगर निगम के चुनाव लड़े। आपको नगर निगम के चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, या आप लड़ना नहीं चाहते थे? बाद में जरूर हमने जो है विधानसभा चुनाव में आपका नाम चलता है। तो क्या चुनावी की मैदान की राजनीति आप परहेज करते हैं या मौका नहीं मिला? नहीं, परहेज का कोई प्रश्न नहीं जी। राजनीति में है, जब आप तालाब में है तो तैरना तो है ही, और सब प्रकार की चीज़ें हैं उसमें, धारा भी आएंगे, किनारे भी होंगे, सब कुछ होगा। परहेज का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, नगर निगम चुनाव कहाँ, ज़रूर मैं आपको एक किस्सा 94 या 95 में, बहुत लंबे अरसे के बाद में नगर निगम को, भोपाल नगर निगम चुनाव हुए थे जी, जब सभी हमारे सारे युवा नेता जो अभी आज अपने सब चुनाव लड़े थे, मैं भी उस समय युवा मोर्चा पार्टी की वर्किंग में धारा में था। माननीय उमाशंकर गुप्ता जी हमारे नेतृत्व थे, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का पूरा समूह यहाँ लड़ रहा था। पार्टी हम लोग वहाँ, उस समय मुझे एक वार्ड से, पर्टिकुलर एक वार्ड जो उस समय बैरसिया विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था, करौद का वार्ड 66, वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए मुझसे पार्टी ने पूछा था जी। मुझे कहा गया था कि आप अगर तो वहाँ से चुनाव तुमको लड़ना है। लेकिन नहीं, जो भी कारण रहे हों, मैंने उस समय अपनी असमर्थता व्यक्त की थी और मैंने वो चुनाव लड़ने से मना किया था। ये मैं कह सकता हूँ कि नगर निगम चुनाव आपको एक अवसर मिला था, आपने हाँ, पार्टी ने मुझे पूछा था, कहा था, मुझसे पूछा गया था, संयोजक थे माननीय उमाशंकर गुप्ता जी, उन्होंने मुझसे पूछा था जी कि क्या 66 नंबर से तुम्हारे नाम पर विचार पार्टी करती है? तो मैंने कहा था नहीं, मुझे अभी चुनाव नहीं लड़ना है। आप बिल्कुल प्रमुख रूप से सबको चुनाव हम लोग उस समय पर लड़ा रहे थे। अच्छा प्रदर्शन हुआ था, महापौर उमाशंकर जी महापौर बने थे, वो एक बात है। बाकी उसके बाद जो मैंने कहा, देखिए मैं काम कर रहा हूँ, पार्टी जिस दिन उचित समझेगी और कहती पार्टी कि भाई ये चुनाव लड़ना है, तो उस समय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेंगे, या उस समय निर्णय लेते। ऐसा कोई अवसर आया नहीं जिसमें पार्टी ने किसी निर्वाचन के लिए आगे कभी पूछा हो। हम तो यही उम्मीद करें कि वो अवसर भी जल्द आए और आप जल्द जो है चुनावी राजनीति में उतरे। एक ये भी हमको पता चला कि आप बहुत अच्छी कविताएं भी लिखते हैं, तो अगर कोई एक आध कविता भी आपको कोई सुनाना चाहे हमारे दर्शकों को। चलिए, आप जो भी चर्चा करें, इस चर्चा से संबंधित ही कविता बहुत लंबी, लेकिन उसका एक बंद जो मैं अपने आप से जोड़ता हूँ, अपने व्यक्तित्व से जोड़ता हूँ, वो आपको सुनाता हूँ। जन्म के प्रारब्ध
सुख पर हम नहीं इतराए हैं। आपने जैसे कहा राजनीतिक परिवार में जन्म है और चुनाव की राजनीति नहीं है, तो जन्म के प्रारब्ध सुख पर हम नहीं इतराए हैं, अपने हिस्सों के दुखों से हम नहीं घबराए हैं, और ना संघर्ष पथ पर कोई समझौता किया, अपने कर्मों के ही बल पर हम यहाँ तक आए। वाह, बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल, इसके बाद मैं इसको क्लोज करूंगा। आपके जीवन का कोई सबसे सुखद क्षण और सबसे दुखद क्षण क्या रहा? सुखद क्षण मेरे जीवन का, उसको आप चाहे किसी और से पूछेंगे तो मुझे लगता है भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, खासकर हम जैसे लोग जो कि बहुत लंबे समय से एक विचारधारा के साथ इस देश की अस्मिता, इस देश के गौरव और इस देश की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के लिए काम करने वाले सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े हैं, तो प्रसन्नता का वर्ष तो वही था। 2 वर्ष पूर्व जब अयोध्या में श्री राम लला का मंदिर की स्थापना हुई, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, वो उससे बड़ा जीवन की प्रसन्नता का और कोई दूसरा अवसर अभी तक तो नहीं समझ में आता जी। दुख का सर कहते, देखिए दुख तो रिलेटिव है, सापेक्ष है जी। मैं बहुत से ऐसे सर होते हैं, जैसे कहा कि हमारे अनिल माधव दवे जी जिनके साथ हम काम बहुत लंबे समय किया, वो बहुत जल्दी इस धरती से चले गए हमारे बीच से। उस समय पर कुछ दिनों तक नहीं, कुछ महीनों तक एक ऐसा वैक्यूम लगता था कि क्या, क्यों बहुत लंबे समय उनके साथ हमने सारी चीज़ों को किया था, बहुत क्लोज, ऐसा लगता ही नहीं था कि अलग हैं या कुछ और कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, लगता ही नहीं था, एक काम है, जीवन का एक हिस्सा हो गया था। तो वो मेरे लिए एक ऐसा समय था कि जब लगता था कि वो जल्दी चले गए, तो वो उससे उभरने में काफ़ी समय लगा था। बाकी कह सकता हूँ कि एक और दुख का अवसाद का समय कोरोना काल का एक ऐसा पीरियड रहा 2 वर्षों का। बहुत से अपने साथ काम करने वाले, विशेषकर क्या होगा विजेश लूनावत मेरे बहुत ही अंतरंगी मित्र थे, हम लोग राजनीतिक सहयोगी तो थे ही, और भी अन्य जो लोग थे जिनको हमने खोया, और न सिर्फ खोया बल्कि बहुत सी चीज़ें बदल गई उस दौर के बाद। तो वो एक सर है जिसको अवसाद का कह सकते हैं। बिल्कुल। दुख तो मैंने कहा कि सापेक्ष है। ठीक बात। शैलेश शर्मा जी, आपने बहुत बेबाकी से सवालों के जवाब दिए। हालांकि हमारे सवालों की लिस्ट बहुत लंबी थी, पर समय की भी अपनी सीमा है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।